नमस्कार। आइए सुनते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी हुई एक कहानी, माल्यदान। सुबह का गुलाबी जाड़ा, दोपहर में हवा कुछ गर्म हो उठी और दक्षिण से बहने लगी। यतिन जिस बारामदे में बैठा था वहां से बगीचे के एक कोने में एक ओर एक कटहल और दूसरी ओर शीरीष वृक्ष के बीच के अवकाश से बाहर का मैदान नजर आता है। वह सुनसान मैदान फागुन की धूप में धू धू जल रहा था। उसी के एक किनारे से एक कच्चा रास्ता निकल गया है। उसी रास्ते से लदी खदी बैलगाड़ियां धीमी गति से गांव की ओर लौट रही थीं। गाड़ीवान सिर पर अंगोछा डाले मन मौज में बेमतलब ही गाना गाते जा रहे थे। ठीक इसी समय पीछे से एक नारी का साहस्य कंठ स्वर सुनाई पड़ा। क्यों यतिन, पूर्व जन्म की किसी की बात तो नहीं सोच रहे हो? यतिन बोला, क्यों रे पटल, क्या मैं ऐसा ही अभागा हूं कि कुछ सोचने के लिए पूर्व जन्म को लेकर घसीटना पड़ेगा? आत्मीय स्वजनों में पटल नाम से परिचित वह लड़की बोल उठी। ज्यादा झूठी तारीफ न करो, तुम्हारे इस जन्म की तो सारी खबर रखती हो मैं महाशय। छी छी, इतनी उम्र हो गई है फिर भी एक साधारण सी बहू घर में न ला सके। हम लोगों का जो वो धना माली है उसकी भी एक बीवी है। उसके साथ दोनों बेला झगड़ते हुए वो सारे मोहल्ले को बता देता है कि उसकी भी एक अदद बीवी है। और तुम मैदान की ओर ताकते हुए ऐसा भाव दिखाते हो जैसे कि किसी चंद्रमुखी का ध्यान करने बैठे हो। तुम्हारी यह सब चालाकी क्या मैं नहीं समझती? यह सब लोगों को दिखाने का ढोंग भर है। देखो यतिन, जाने पहचाने ब्राह्मण को जनेऊ की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम लोगों का वो धना माली, वो तो किसी भी दिन विरह का बहाना बनाकर मैदान की ओर ऐसे नहीं ताकता रहता। लंबे जुदाई के दिनों में भी पेड़ के तले खुरपी हाथ में लेकर उसे दिन बिताते देखा है, लेकिन उसकी आंखों में तो कभी वैसी खुमारी नहीं देखी। और एक तुम हो कि जिस महाशय ने कभी 7 जन्म में औरत का मुंह तक नहीं देखा, केवल अस्पताल में मुर्दे की चीर फाड़ और पुस्तकों की रट रट लगाकर उम्र गुजार दी। तुम ऐसी दोपहरी में इस तरह आकाश की ओर भरी आंखों से क्यों ताकते रहते हो? नहीं, ये सब फिजूल की चालाकी मुझे नहीं अच्छी लगती। मेरे देह में तो आग लग जाती है। यतिन हाथ जोड़कर बोला, बस बस रहने दो, मुझे अब और अधिक शर्मिंदा न करो। तुम लोगों का धना माली ही धन्य है, उसी के आदर्श पर मैं भी चलने की चेष्टा करूंगा। और अब कुछ न बोलो, कल सवेरे उठते ही जिस लकड़ी बीनने वाली लड़की का मुंह देखूंगा उसी के गले में माला डाल दूंगा। तुम्हारा यह धिक्कार अब मुझसे नहीं सहा जाता। पटल, तो बात तय रही ना? हाँ रही। तो चलो। कहाँ चलूं? चलो तो सही। यतिन, नहीं नहीं, जरूर तुम्हें कोई शरारत सूझी है। मैं यहां से इस वक्त हिलने वाला नहीं। पटल, अच्छा तब यहीं बैठे रहो, कहकर वह तेजी से चली गई। अब इनका परिचय किया जाए। यतिन और पटल की उम्र में बस एक ही दिन का अंतर है। पटल यतिन से 1 दिन की बड़ी है, लेकिन यतिन उसके प्रति किसी भी प्रकार का सामाजिक सम्मान देखने दिखाने को राजी नहीं। दोनों चचेरे भाई बहन हैं, बचपन से एक साथ खेलते आए हैं। वो उसे दीदी कहकर नहीं पुकारता। इस बात पर पटल ने यतिन के नाम से बचपन में ही पिता चाचा से कई बार शिकायतें की, लेकिन किसी भी शासन विधि द्वारा कोई फल नहीं हुआ। एकमात्र छोटे भाई के लिए भी उसका पटल नाम छूटा नहीं। पटल अच्छी खासी मोटी ताजी गोल मटोल और हंसमुख लड़की है, विनोद रस से परिपूर्ण। उसके कौतुक और हास्य का दमन कर सके समाज में ऐसी कोई शक्ति नहीं। अपनी सास के सामने भी वो एक दिन भी गंभीर बनी न रह सकी। पहले तो इस बात को लेकर बड़ी हाय तौबा मची, लेकिन अंत में सभी को हार मानकर कहना पड़ा कि उसके यही ढंग हैं। इसके बाद तो ऐसा हुआ कि पटल की बेधड़क प्रफुल्लता के आघात से गुरुजनों का गांभीर्य भी धूलिसात हो गया। पटल अपने आसपास किसी के भी मन पर भार, चेहरे पर उदासी या दुश्चिंता नहीं सह पाती। ढेरों गपशप, हंसी और मजाक से उसके चारों ओर की आबो हवा जैसे किसी विद्युत शक्ति से बोझिल हुई रहती। पटल के पति हरकुमार बाबू डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। वो कलकत्ते से बदली होकर बिहार अंचल आए थे। आबकारी के मामले में उन्हें अक्सर ही दौरे पर देहात का चक्कर लगाना होता था। इससे गांव से माँ और 1-2 और स्वजनों को लाने की सोच रहे थे। इसी बीच कलकत्ते में अभी अभी उत्तीर्ण, ख्याति और संपत्ति से हीन यतिन बहन के निमंत्रण पर 1 हफ्ते के लिए वहां आ पहुंचा था।
कलकत्ते की गली से होकर पहली बार पेड़ पौधों के बीच आकर यतीन छाया में निर्जन बरामदे में फाल्गुन की अलस दोपहरिया में अलसाया बैठा था। तभी पूर्व कथित यह उपद्रव आरंभ हुआ। पटल के चले जाने पर फिर कुछ देर के लिए निश्चिंत होकर वह हाथ पांव फैलाकर खूब आराम से बैठा। लकड़ी बीनने वाली लड़की के प्रसंग से बचपन में सुनी काल्पनिक कहानियों के गली कूचे में उसका मन चक्कर काटने लगा। इसी समय पटल की हारू मिश्रित कंठकाकली से वह चौंक पड़ा। पटल ने किसी एक लड़की का हाथ पकड़े हुए वेग से खींचते हुए यतीन के सामने लाकर खड़ा कर दिया और कहा, ओ बिन्नी। लड़की बोली, क्या है दीदी? पटल ने कहा, मेरा यह भाई कैसा है, देख तो जरा। लड़की निसंकोच यतीन को देखने लगी। पटल बोली, क्यों, है ना अच्छा देखने में? लड़की गंभीर भाव से विचार करती सिर हिलाकर बोली, अच्छा है। यतीन लाज से लाल होकर चौकी छोड़ते हुए उठ खड़ा हुआ और बोला, ओह पटल, यह क्या बचपना है? पटल बोली, मैं बचपना कर रही हूं या तुम बहुत सयानापन दिखा रहे हो? लगता है तुम्हारी उम्र का कोई अता पता ही नहीं। यतीन वहां से भागा। पटल उसके पीछे भागते भागते बोली, ओ यतीन, अभी तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। अभी गले में माला डालने का वक्त नहीं आया है। फागुन चैत में वैसे भी कोई लगन नहीं, अभी समय है हाथ में। पटल जिसे बिन्नी कहकर बुलाती है वह लड़की तो हैरान रह गई। उसकी उम्र 16 होगी, छरहरी देह, चेहरे की सुंदरता के बारे में अधिक कुछ कहने को नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि उसके चेहरे पर एक तरह की असामान्यता है जिसे देखने पर वह वन की हिरनी का स्मरण कराता है। पंडिताओं भाषा में उसे निर्बुद्धि कह सकते हैं, लेकिन वह बुद्धूपना नहीं है, वह बुद्धिवृत्ति का एक अपरिस्फुरन मात्र है। इसने बिन्नी के चेहरे की सुंदरता को बहुत न चाहते हुए भी एक विशिष्टता प्रदान की है। शाम को हरकुमार बाबू कलकत्ते से लौटे तो यतीन को देखकर बोले, अरे यतीन, तुम आ गए, बड़ा अच्छा हुआ। तुम्हें थोड़ी डॉक्टरी करनी होगी। पश्चिम में रहते हुए अकाल के दौरान हमें एक लड़की मिली थी जिसे हम पाल रहे हैं। पटल उसे बिन्नी कहकर बुलाती है। अपने माँ बाप के साथ यह लड़की हमारे बंगले के पास पेड़ के नीचे पड़ी हुई थी। खबर पाकर जब मैं वहां गया तो पाया कि लड़की के माँ बाप मर गए हैं, लड़की में भी प्राण मात्र ही शेष है। पटल ने बड़ी सेवा जतन से उसे बचाया है। इसकी जाति के विषय में कोई कुछ नहीं जानता। उसे लेकर किसी की आपत्ति पर पटल कहती है कि वो तो द्विज है, एक बार मरकर अब की हमारे घर में जन्म ली है। उसकी पुरानी जाति तो जाने कहाँ धूल पुछ गई। पहले पहल लड़की ने पटल को माँ कहकर बुलाना शुरू किया था। पटल ने उसे धमका कर कहा, खबरदार मुझे माँ मत कहना, मुझे दीदी कहना। पटल का कहना है कि इतनी बड़ी लड़की के माँ कहने पर वो अपने आप को बूढ़ी समझने लगेगी। शायद अकाल के कारण या उपवासों या अन्य किसी कारण से रह रहकर उसे शूल सी पीड़ा उठती है। असल में बात यह है कि तुम्हें अच्छी तरह परीक्षा करके देखनी होगी। अरे ओ तुलसी, बिन्नी को तो बुला ला। बिन्नी चोटी गूंधते गूंधते अधसंवरी चोटी पीठ पर लटकाए हरकुमार बाबू के कमरे में आ पहुंची और अपनी हिरनी जैसी दृष्टि दोनों पर डाले ताकती खड़ी रही। यतीन को हिचकिचाते देखकर हरकुमार ने उससे कहा, तुम तो व्यर्थ संकोच कर रहे हो यतीन। यह तो देखने भर में बड़ी दिखती है, पर है कच्चे नारियल सी। इसके भीतर केवल तरल पानी छलक रहा है, अभी तक सख्त गिरी का लेश मात्र भी नहीं। वो कुछ नहीं समझती। तुम इसे नारी समझने का भ्रम नहीं करना, यह तो वन की हिरनी है। यतीन अपना डॉक्टरी कर्तव्य पूरा करने में लग गया। बिन्नी ने जरा भी संकोच प्रकट नहीं किया। यतीन बोला, शरीर यंत्र में तो कोई विकार नहीं दिखाई देता। पटल चट से कमरे में घुसी और बोली, हृदय यंत्र में तो कहीं कोई विकार नहीं आ गया है, इसकी परीक्षा करना चाहोगे क्या? यह कहकर बिन्नी के पास जाकर उसकी ठोड़ी स्पर्श करके वह बोली, अरे बिन्नी, मेरा यह भाई तुझे पसंद आया? बिन्नी सिर हिलाकर बोली, हाँ। पटल बोली, तू मेरे भाई से ब्याह करेगी? उसने फिर सिर हिलाकर कहा, हाँ। पटल और हरकुमार बाबू दोनों हंस पड़े। बिन्नी मजाक के मर्म को समझ न पाई और उनकी नकल उतारती अपने मुख को हंसी से भरकर ताकती रही। यतीन शर्म से लाल हो गया, हड़बड़ा कर बोला, ओह पटल,
तुम तो बड़ी ज्यादती कर रही हो, ये तो बड़ा अन्याय है। हरकुमार बाबू, आप भी तो पटल को बहुत अधिक बढ़ावा देते रहते हैं। हरकुमार बोले, नहीं तो मैं भी उसके पास से प्रश्रय की प्रत्याशा कैसे कर सकता हूं? बात यह है यतिन कि बिन्नी को तुम नहीं जानते, इसीलिए हैरान हो रहे हो। मालूम होता है तुम लज्जा करके बिन्नी को भी लज्जा करना सिखवा दोगे। उसे ज्ञान वृक्ष का फल मत चखाना। हम सब उसके बहाने से मजाक कर रहे हैं। तुम यदि बीच में ही गांभीर्य दिखाओगे तो ये तो उसके लिए एक असंगत सी बात हो जाएगी। पटल बोली, इसीलिए तो यतिन के साथ मेरी कभी नहीं पटी। बचपन से तो बस झगड़ा ही होता रहा है। वैसे भी यह बड़ा गंभीर है। हरकुमार ने कहा, फिर झूठ, तुम्हारे साथ झगड़ने में कोई मजा नहीं। पटल, मैं तो कोशिश भी नहीं करती। हरकुमार, मैं शुरू में ही हार जो मान लेता हूं। पटल बोली, बड़ी बहादुरी दिखाते हो। शुरू में हार न मानकर अंत में हार मानते तो मैं कितनी खुश होती। रात में सोने के कमरे के दरवाजे खिड़की खोलकर यतिन बहुत बातें सोचता रहा। जिस लड़की ने अपने माँ बाप को भूख से मरते देखा है, उसके जीवन पर कितनी भयानक छाया पड़ी होगी। इस निदारुण घटना से वह कितनी सयानी हो उठी है। उसे लेकर भला मजाक करना चाहिए। विधाता ने दया करके उसकी बुद्धिवृत्ति पर एक आवरण डाल दिया है। यदि यह आवरण हट जाए तब अदृष्ट की रुद्र लीला का कैसा भयंकर चिन्ह प्रकट हो पड़ेगा। आज मध्याह्न में पेड़ों के अंतराल से यतिन जब फागुन के आकाश को देख रहा था, दूर से ही कटहल फूल की सुगंध ने मृदुतर होकर उसकी घ्राण शक्ति को आविष्ट कर रखा था। तब उसके मन ने माधुर्य की कुहेलिका में सारे जगत को आच्छन्न देखा था। इस बुद्धिहीन बालिका ने अपनी हिरणी की सी आंखों द्वारा उस सुनहरी कुहेलिका को छिन्न भिन्न कर डाला है। फागुन के इस कुंजन गुंजन मरमर के पीछे जो संसार क्षुधा तृष्णा से आतुर दुख की कठिन देह लेकर विराट मूर्त धारण किए खड़ा है, आज यवनिका के ऊपर उठते ही शिल्प माधुर्य के अंतराल से स्पष्ट दिखाई दिया। दूसरे दिन शाम के समय बिन्नी को फिर से वही दर्द उठा। पटल ने जल्दी से यतिन को बुलवा भेजा। यतिन ने आकर देखा, कष्ट से बिन्नी के हाथ पांव ऐंठ रहे थे, देह निस्पंद थी। यतिन ने दवा मंगवाने के लिए आदमी भेज बोतल में गर्म पानी लाने का आदेश दिया। पटल बोली, बड़े भारी डॉक्टर बने हैं, पैरों में जरा गर्म तेल की मालिश क्यों नहीं कर देते? देख नहीं रहे तलवे बर्फ से ज्यादा सर्द हो गए हैं। यतिन रोगिणी के पैरों के तलवे में जोर से गर्म तेल की मालिश करने लगा। चिकित्सा के चलते काफी रात हो गई। हरकुमार कलकत्ते से लौटकर लगातार बिन्नी के बारे में पूछते रहे। यतिन ने समझा शाम के समय काम से लौटकर पटल की अनुपस्थिति में हरकुमार बाबू का काम नहीं चल रहा। बार बार बिन्नी की खबर लेने का यही अर्थ है। यतिन बोला, हरकुमार बाबू परेशान हैं, पटल तुम आ जाओ। पटल बोली, दूसरे की दुहाई तो देनी ही होगी। कौन परेशान है यह मैं अच्छी तरह समझती हूँ। मेरे जाने से अब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। ऐसे तो बात बात में मारे लाज के चेहरा लाल हो जाता है। तुम्हारे पेट में इतनी बातें छिपी हैं, इसे भला कौन समझेगा? यतिन ने कहा, अच्छा दुहाई तुम्हारी, तुम यहीं पड़े रहो, मुझे बचाओ। तुम्हारा मुंह बंद रखने से ही मेरी जान बची रहेगी। मैंने तो गलत समझा था। हरकुमार बाबू शायद शांति से ही हैं। ऐसा सुयोग उन्हें हमेशा नहीं मिलता। बिन्नी को तनिक आराम मिला। उसके आंख खोलने पर पटल बोली, तेरी आंख खुलवाने के लिए आज तेरे दूल्हे ने बड़ी देर तक तेरे पांव पकड़कर मिन्नतें की हैं। क्या आज तूने इसीलिए देरी की? अब उठ, इनके चरणों की धूली ले ले। बिन्नी ने कर्तव्य बोध से उसी समय गंभीर श्रद्धा भाव के साथ यतिन के चरणों की धूली ली। यतिन तेज कदमों से कमरे के बाहर चला गया। उसके दूसरे ही दिन से यतिन पर भली भांति हमला शुरू हुआ। यतिन खाने बैठता तो बिन्नी आ जाती और मुस्कुराते चेहरे से पंखा झलते हुए मक्खी उड़ाने लगती। यतिन घबरा कर बोल उठता, रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं। बिन्नी इस निषेध से विस्मित होकर मुख फेर कर पीछे के कमरे की ओर एक बार ताकती और फिर उसके बाद पंखा डुलाने लगती। यतिन अंतराल वर्तनी को लक्ष्य कर बोल उठता, पटल यदि तुम मुझे इस तरह परेशान करोगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये लो, मैं उठ चला। यह कहकर उठने का उपक्रम करते ही बिन्नी ने पंखा फेंक दिया। यतिन ने बालिका के नादान भोले चेहरे पर तीव्र वेदना की रेखा देखी। उसी क्षण अनुतप्त होकर वह दोबारा बैठ गया।
बिन्नी कुछ समझती नहीं, वह शर्माती नहीं, वेदना का अनुभव नहीं करती। यह बात यतिन भी विश्वास करने लगा था, लेकिन उसने क्षण भर में पाया कि यह सब नियमों के ही व्यतिक्रम है, और यह व्यतिक्रम कब सहसा घटित हो जाता है यह पहले से कोई नहीं बता सकता। बिन्नी पंखा फेंक कर चली गई। दूसरे दिन सवेरे यतिन बरामदे में बैठा था। पेड़ पौधों से कोयल की कूक ने भारी धूम मचा रखी है। आम के बौर की गंध से हवा भाराक्रांत है। इतने में देखा कि बिन्नी चाय का प्याला हाथ में लिए आने में जैसे कुछ हिचकिचा सी रही हो। उसकी हिरनी जैसी आंखों में एक सकरुण भय समाया था। उसे चाय लेकर आने पर यतिन खींचेगा तो नहीं, यह जैसे वह कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। इससे व्यथित हो यतिन ने आगे बढ़कर उसके हाथ से प्याला ले लिया। इस मानव जन्मधारी हिरण शिशु को तुच्छ कारणों से क्या पीड़ा पहुंचाई जा सकती है। जैसे ही यतिन ने प्याला हाथ में लिया, वैसे ही देखा बरामदे के दूसरे छोर से पटल ने सहसा प्रकट हो मौन हंसी से यतिन को घूंसा दिखाया। मतलब यह था कि आज कैसे पकड़े गए। उस दिन शाम के समय यतिन कोई एक डॉक्टरी पत्रिका पढ़ रहा था। इतने में फूलों की सुगंध से चकित होकर सिर उठाकर देखा, बिन्नी ने मौलश्री के फूलों की माला हाथ में लेकर कमरे में प्रवेश किया। यतिन ने मन ही मन कहा, ये तो बड़ी ज्यादती हो रही है। पटल के इस निष्ठुर मनोरंजन को और अधिक बढ़ावा देना उचित नहीं। उसने बिन्नी से कहा, छी छी बिन्नी, तुम्हारे साथ तुम्हारी दीदी मजाक कर रही है, तुम क्या इतना भी नहीं समझ पा रही। बात खत्म होते न होते बिन्नी ने भीत संकुचित भाव से जाने का उपक्रम किया। तब यतिन ने जल्दी से बुलाकर कहा, बिन्नी जरा देखो तो सही तुम्हारी माला। और माला उसके हाथ से ले ली। बिन्नी के मुख पर आनंद की उज्ज्वलता फूट पड़ी। उसी क्षण ओठ से एक उच्च हास्य की उच्छ्वास ध्वनि सुनाई पड़ी। दूसरे दिन सुबह पटल जब हंगामा मचाने के लिए यतिन के कमरे में पहुंची तो वहां जाकर देखा कमरा सूना पड़ा है। एक कागज पर केवल इतना ही लिखा था, भाग चला यतिन। अरे ओ बिन्नी, तेरा दूल्हा तो भाग गया, तू उसे रोक नहीं पाई। यह कहकर पटल ने बिन्नी की चोटी पकड़कर हिलाई और घर के कामकाज में लग गई। इस बात को समझने में बिन्नी को कुछ समय लगा। वह चित्रवत खड़ी रही और टकटकी लगाए सामने ताकती रही। फिर धीरे धीरे यतिन के कमरे में आई। देखा उसका कमरा खाली पड़ा है। उसकी पूर्व संध्या की दी हुई माला मेज पर पड़ी है। बसंत का प्रातःकाल स्निग्ध सुंदर कृष्णचूड़ा की शाखा के भीतर से छाया के साथ घुली मिली कांपती हुई धूप बरामदे के ऊपर आ पड़ी है। गिलहरी अपनी पूंछ पीठ पर उठाकर इधर उधर दौड़ धूप कर रही है और पक्षीगण एक साथ कई सुरों में गाना गाते हुए अपने वक्तव्य विषय को किसी भी तरह समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। विराट पृथ्वी के इस कोने में यह थोड़ी सी घन पल्लव छाया और धूप रचित जगतखंड में प्राणों का आनंद फूट पड़ रहा था। उसी के बीच यह बुद्धिहीना बालिका अपने जीवन का, अपने चारों ओर के परिवेश का कोई संगत अर्थ नहीं समझ पा रही थी। सारा का सारा ही एक दुर्बोध पहेली है। यह क्या हुआ और ऐसा क्यों हुआ? उसके बाद यह भोर, यह घर, यह जो कुछ है ऐसे ही एकदम एक बारगी ऐसे सूना क्यों हो गया? क्यों? जिसमें समझने का सामर्थ्य कम हो, उसे सहसा एक दिन अपने हृदय की इस अतल वेदना के रहस्य गर्भ में बिना प्रदीप हाथ में थमाए किसने उतार दिया? जगत के इस सहज उच्छ्वासित प्राणमय राज्य में, इस पेड़ पौधे, मृग पक्षी और आत्मविस्मित कलरव के बीच कौन उसे फिर से खींचकर ला सकेगा? पटल ने घर गृहस्थी के काम काज चुका कर बिन्नी की खबर लेने आकर देखा कि वह यतिन द्वारा परित्यक्त कमरे में उसकी खाट के पाये को पकड़कर धरती पर पड़ी है। सुन्नी शैया को जैसे पैर पकड़कर मना रही हो। उसकी छाती में जो एक सुधा पात्र छिपा पड़ा था, उसे जैसे शून्यता के चरणों में व्यर्थ के आश्वासन से औंधा कर उढ़ेले दे रही है। धरती पर गठरी सी पड़ी वो खुले बालों लौटते वस्त्रों में नारी मानो एकाग्रता की भाषा में कह रही हो, लो लो मुझे ले लो। पटल हैरानी में भरकर बोली, यह क्या हो रहा है बिन्नी? बिन्नी उठी नहीं, वह जैसी पड़ी थी वैसी ही पड़ी रही। पटल के पास आकर उसे स्पर्श करते ही वह उच्छ्वासित होकर फपक फपक कर रोने लगी। तब पटल चकित होकर बोली, अरे ओ मुहजली, मरी तूने तो सर्वनाश कर दिया।
पटल ने हरकुमार को बिन्नी की दशा के बारे में बताते हुए कहा। अच्छी मुसीबत गले पड़ी। आखिर तुम क्या कर रहे थे? तुमने मुझे क्यों नहीं मना किया? यह कहते हुए वह दौड़ी चली गई और जमीन पर पड़ी हुई बालिका को गले से लगाकर लिपट कर बोली, मेरी रानी बहन, तुझे जो कुछ कहना है मुझसे खोल कर कह। हाय, बिन्नी के पास ऐसी कौन सी भाषा है जो अपने हृदय के अव्यक्त रहस्य को वह शब्दों में कह सके? वह एक अनिर्वाचनीय वेदना को अपने वक्षस्थल में दबाए पड़ी है। वह कैसी वेदना है? जगत में ऐसी अनुभूति किसी अन्य को होती भी है या नहीं? लोग उसे क्या कहते हैं? बिन्नी यह सब कुछ नहीं जानती। वो केवल रो कर बता सकती है। मन की बात बताने के लिए उसके पास दूसरा कोई उपाय नहीं। पटल बोली, बिन्नी तेरी दीदी बहुत बुरी है, लेकिन तू उसकी बात का इतना विश्वास कर लेगी यह तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। उसकी बात का तो कभी कोई विश्वास नहीं करता। फिर तूने ऐसी गलती क्यों की बिन्नी? एक बार मुंह उठाकर अपनी दीदी की ओर तो देख। तू उसे माफ कर दे बिन्नी। लेकिन बिन्नी का मन तब तक विमुख हो चुका था। वो किसी भी प्रकार पटल के चेहरे की ओर ताक न सकी। उसने और भी जोर से हाथों में सिर को छिपा लिया। वह सारी बातों को अच्छी तरह न समझ पाने पर भी एक प्रकार की मूढ़ता से पटल पर क्रोध किए हुई थी। पटल तब धीरे धीरे बाहुकोश खोलकर चुपचाप उठी और चली गई। फिर खिड़की के पास पत्थर की मूर्ति के समान स्तब्ध भाव से वो खड़ी फागुन की धूप चिकन सुपारी वृक्ष की पल्लव श्रेणी की ओर ताकती रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दूसरे दिन बिन्नी दिखाई नहीं पड़ी। पटल बड़े प्यार से उसे अच्छे अच्छे गहनों और कपड़ों से सजाती थी। स्वयं अस्त व्यस्त रहती। अपनी साज सज्जा के मामले में कोई जतन नहीं लेती, लेकिन अपनी साज सज्जा के सारे शौक को वह बिन्नी के बहाने ही पूरा कर लेती। बहुत दिनों से संचित वसन भूषण के ढेर बिन्नी के कमरे के फर्श पर पड़े हैं। अपने हाथ की बाला चूड़ी, नाक की लौंग तक वह खोलकर फेंक गई है। अपने पटल दीदी के इतने सारे प्यार दुलार को उसने जैसे शरीर पर से मिटा डालने की कोशिश की है। हरकुमार बाबू ने उसके बारे में पता लगाने के लिए पुलिस को खबर दी। उस समय प्लेग दामन की विभीषिका में इतने लोग इतनी दिशाओं में भाग रहे थे कि उन भागने वालों के दल से किसी विशेष व्यक्ति को खोज पाना पुलिस के लिए भी कठिन था। हरकुमार बाबू ने 2-4 बार गलत व्यक्ति की खोज में बहुत कष्ट पाया था और लज्जित होकर बिन्नी के मिलने की आशा भी छोड़ चुके थे। उन्होंने अज्ञात की क्रोड़ से जिस बिन्नी को पाया था, अज्ञात की क्रोड़ में ही वह फिर से छिप गई। यतिन ने विशेष प्रयत्न से उस बार प्लेग अस्पताल में डॉक्टर का पद प्राप्त किया था। एक दिन दोपहर में घर से भोजन के बाद अस्पताल लौटकर उसने सुना कि अस्पताल में महिला वार्ड में एक नई रोगिणी भर्ती हुई है। पुलिस उसे रास्ते पर से उठा लाई है। यतिन उसे देखने गया। लड़की का चेहरा अधिकांश चादर से ढका था। सबसे पहले यतिन ने उसका हाथ उठाकर नाड़ी देखा। नाड़ी में ज्वर अधिक नहीं था, किंतु दुर्बलता बहुत ज्यादा थी। परीक्षा के लिए जब चेहरे से चादर हटाकर देखा तो पाया कि वह बिन्नी थी। इस बीच पटल के पास से यतिन ने बिन्नी का सारा ब्यौरा जान लिया था। अव्यक्त हृदय भाव द्वारा छायाछन्न उसके 2 हिरण नयनों ने कामकाज की घड़ी में यतिन की ध्यान दृष्टि पर लगातार अश्रुहीन कातरता विकीर्ण की थी। आज वही रोग से मुंदी आंखों के सुदीर्घ पल्लवों ने बिन्नी के शीर्ण कपोल पर कालिमा की रेखा अंकित कर दी है। देखते ही देखते यतिन की छाती को सहसा जैसे किसी ने कसकर धर दबाया हो। इस लड़की को विधाता ने इतने जतन से फूल के समान सुकुमार गढ़कर अकाल की महामारी के बीच क्यों बहा दिया? आज यह जो अत्यंत कोमल प्राण पीड़ित होकर बिस्तर पर पड़ी है, इसने पिछले कई दिनों में विपत के इतने आघात, वेदना का इतना भार सहा, कैसे, कहाँ समेट पाई इन्हें? यतिन भी इसके जीवन के बीच एक और तीसरे संकट की तरह कहाँ से आकर फंस गया। रुंधी हुई गहरी सांस यतिन के वक्ष द्वार पर आघात करने लगी, किंतु उस आघात की ताड़ना से उसके हृदय के तार में एक सुख की वंशी बज उठी। वह जो प्रेम जगत में दुर्लभ है, यतिन के बिना मांगे ही फागुन की उस भरी दोपहरी में एक पूर्ण विकसित माधवी मंजरी के समान अकस्मात उसके पैरों के पास स्वयं ही खिसक कर आ पड़ा था। वह प्रेम इस प्रकार मृत्यु द्वार पर आकर मूर्छित हो पड़ेगा। पृथ्वी पर भला कौन व्यक्ति उस देवभोग्य नैवेद्य प्राप्ति का अधिकारी है?
यतिन बिन्नी के बगल में बैठकर उसे थोड़ा थोड़ा गर्म दूध पिलाने लगा। दूध पीते पीते उसने बहुत देर बाद गहरी सांस भरी और आंखें खोली। यतिन के मुख की ओर ताकते ही वह उसे सुदूर स्वप्न की तरह याद करने की कोशिश करने लगी। यतिन ने जब उसके माथे पर हाथ रखा और थोड़ा हिलाकर कहा, बिन्नी, तब उसकी अचेतना की अंतिम आच्छन्नता दूर हो गई। उसने यतिन को पहचाना और तभी उसकी आंखों पर वाष्प कोमल एक और मोह का आवरण पड़ा। प्रथम मेघ के समागम से सुगंभीर आषाढ़ के आकाश के समान बिन्नी की काली आंखों पर एक जैसे सुदूर व्यापी सजल स्निग्धता घनी हो आई। यतिन सकरुण जतन के साथ बोला, बाकी बचे दूध को भी खत्म करो। बिन्नी थोड़ा उठ बैठी और प्याले पर से यतिन के चेहरे की ओर अपलक देखते हुए उस बाकी दूध को भी धीरे धीरे पी गई। अस्पताल में डॉक्टर के एक ही रोगी के पास ज़्यादा देर तक बैठे रहने से काम नहीं चलता और यह देखने में अच्छा भी नहीं लगता। अन्य स्थानों के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जब यतिन उठा तब भय और नैराश्य से बिन्नी की आंखें व्याकुल हो उठीं। यतिन ने उसका हाथ पकड़कर आश्वासन भरे शब्दों में कहा, मैं फिर जल्द आऊँगा बिन्नी, तुम्हें कोई भय नहीं। यतिन ने अधिकारियों को बताया कि इस नई लाई रोगिणी को प्लेग नहीं हुआ है, वो भूख से कमज़ोर हो गई है। यहाँ प्लेग के दूसरे रोगियों के साथ रखना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। बड़ी कोशिशों से यतिन ने बिन्नी को अन्यत्र कहीं ले जाने की अनुमति प्राप्त की और उसे अपने घर ही ले आया। पटल को सारी बातें बताते हुए पत्र भी लिख दिया। उस दिन शाम के समय रोगी और चिकित्सक के अलावे कमरे में दूसरा और कोई नहीं था। सिरहाने रंगीन कागज के आवरण में घिरी एक मिट्टी के तेल की बत्ती छायाछन्न मृदु प्रकाश विकीर्ण कर रही थी। ब्रैकेट के ऊपर एक घड़ी निस्तब्ध कमरे में टिक टिक करती पेंडुलम हिला रही थी। यतिन ने बिन्नी के माथे पर हाथ रखकर पूछा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है बिन्नी? बिन्नी ने इसका कोई उत्तर न देकर यतिन के हाथ को माथे पर ही दबा रखा। यतिन ने फिर पूछा, तबीयत अच्छी लग रही है? बिन्नी ने आंखों को तनिक बंद करके कहा, हाँ। यतिन ने पूछा, तुम्हारे गले में क्या है बिन्नी? बिन्नी ने जल्दी से कपड़ा खींचकर उसे ढकने की चेष्टा की। यतिन ने देखा यह एक सूखी मौलश्री की माला थी। उसे यह भी स्मरण हो आया कि वह माला कौन सी है। यतिन घड़ी के टिक टिक शब्द के बीच चुपचाप बैठा हुआ कुछ सोचने लगा। बिन्नी की यह पहली बार छिपाने की कोशिश है। अपने हृदय के भाव को गोपन करने का यह उसका प्रथम प्रयास। बिन्नी हिरण शिशु थी। वह कब हृदय भयातुर युवती नारी हो उठी? किस धूप के प्रकाश से, किस धूप के उत्ताप से उसकी बुद्धि के ऊपर का सारा कोहरा छंट गया और उसकी लज्जा, उसकी शंका, उसकी वेदना ऐसी अकस्मात प्रकट हो पड़ी। रात के 2-2:30 बजे यतिन चौकी पर बैठा बैठा ही सो गया था। अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से वह चौंक उठा। उसने देखा पटल और हरकुमार बाबू एक बड़ा सा बैग हाथ में लिए हुए कमरे में प्रवेश कर रहे हैं। हरकुमार बोले, तुम्हारी चिट्ठी पाकर कल सुबह आने की सोचकर बिस्तर पर लेटा। आधी रात में पटल बोली, सुनो, कल सवेरे जाने पर बिन्नी को नहीं देख पाऊंगी, मुझे अभी जाना होगा। मैं पटल को किसी भी तरह समझा बुझाकर रोक न पाया। उसी समय किराए की गाड़ी लेकर निकल पड़ा। पटल हरकुमार से बोली, चलो तुम यतिन के बिस्तर पर सो जाओ। हरकुमार थोड़ी सी आपत्ति जताते हुए यतिन के कमरे में जाकर लेट गए। उन्हें नींद आने में भी देरी नहीं हुई। पटल लौट आई और यतिन को कमरे के एक कोने में ले जाकर पूछा, कोई उम्मीद है? यतिन बिन्नी के पास आया, उसकी नाड़ी देखी और सिर हिलाकर इशारे में बताया, कोई आशा नहीं है। पटल बिन्नी के सामने अपने आप को प्रकट नहीं करना चाहती थी। तभी यतिन को आड़ में ले जाकर बोली, यतिन, सच कहना, क्या तुम बिन्नी को नहीं चाहते? यतिन ने पटल को कोई उत्तर नहीं दिया और बिन्नी के बिस्तर के पास आकर बैठ गया। उसने उसका हाथ दबाकर हिलाते हुए कहा, बिन्नी, बिन्नी। बिन्नी ने आंखें खोली और चेहरे पर एक शांत मधुर मुस्कान का आभास मात्र लाकर बोली, क्या बात है दादा बाबू? यतिन बोला, बिन्नी,
तुम अपनी यह माला मेरे गले में पहना दो। बिन्नी अपलक अबूझ आंखों से यतिन के चेहरे की ओर ताकती रही। यतिन बोला, अपनी यह माला मुझे नहीं दोगी? यतिन के इस दुलार का प्रशय पाकर बिन्नी के मन में पूर्वकृत अनादर का जरा सा मान जग उठा। वो बोली, उससे क्या होगा दादा बाबू? यतिन दोनों हाथों में उसके हाथ को लेकर बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूं बिन्नी। यह सुनकर क्षण भर के लिए बिन्नी स्तब्ध हो रही। इसके बाद उसकी दोनों आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। यतिन बिस्तर के पास ही घुटने मोड़कर बैठ गया और बिन्नी के हाथ के पास सिर झुका कर रखा। बिन्नी ने गले से माला उतारकर यतिन के गले में पहना दी। तभी पटल ने उसके पास आकर पुकारा, बिन्नी। बिन्नी ने अपने शीर्ण मुख को उज्जवल करके कहा, क्या दीदी? पटल उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर बोली, अब तो तू मुझसे नाराज नहीं है बहन? बिन्नी स्निग्ध कोमल दृष्टि से बोली, नहीं दीदी। पटल बोली, यतिन, तुम थोड़ी देर के लिए उस कमरे में जाओगे? यतिन के पास वाले कमरे में जाने पर पटल ने बैग खोलकर बिन्नी के सारे कपड़े गहने उसमें से बाहर निकाले। रोगिणी को अधिक न हिला डुलाकर एक लाल बनारसी साड़ी बड़ी सावधानी से उसके मलिन वस्त्र पर लपेट दी। फिर एक एक करके चूड़ी पहनाकर दोनों हाथों में 2 बालाएं पहना दी। इसके बाद बुलाया, यतिन। यतिन के आते ही उसे बिस्तर पर बिठाकर पटल ने उसके हाथ में बिन्नी का एक सोने का हार पकड़ाया। यतिन ने उस हार को धीरे धीरे बिन्नी का सिर ऊपर उठाकर पहना दिया। प्रभात में भोर का प्रकाश जब बिन्नी के मुख पर आ पड़ा तब वह प्रकाश वह देख न सकी। उसकी अम्लान मुख कांति देखकर लगा वह मरी नहीं है, जैसे एक अतल स्पर्श सुख स्वप्न में निमग्न हो गई है। जब मृत देह ले जाने का समय हुआ तब पटल बिन्नी के सीने पर गिरकर रोती रोती बोली, बहन तेरा भाग्य अच्छा है, जीवन से तेरा मरण सुखकर है। यतिन बिन्नी की उस शांत स्निग्ध मृत्यु छवि की ओर ताकते हुए सोचने लगा, जिसका धन था उन्होंने ही रख लिया और साथ ही मुझे भी वंचित नहीं किया। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्द मिलूंगी दूसरी कहानी के साथ। नमस्कार।